नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो आज सबसे पहले उस घटना का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब कोई देश दूसरे देश में घुसकर उसके राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार कर सकता है, अपने देश ला सकता है, अपने इशारों पर उस देश को चला सकता है। अमेरिका की सेना ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके घर से उठा लिया और अब उन पर अमेरिका में मुकदमा चलाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को वेनेजुएला का नया इंचार्ज बताया है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप 2 देश चलाएंगे? जो ट्रंप हर भाषण में शांति पाठ का जाप कर रहे थे, खुद को युद्ध रोकने, दुनिया में शांति स्थापित करने का सबसे बड़ा सूत्रधार बता रहे थे, वो नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने के बाद ताकत के बल पर एक देश के राष्ट्रपति को ही उठा लाए और इसके पीछे ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी चिंताओं को वजह बताया, जिससे अमेरिका को खतरा हो सकता था। लेकिन वास्तव में लगता है कि ड्रग्स का नाम लेना तो बस ढोंग है। अमेरिका का असली खेल वेनेजुएला के तेल से जुड़ा है। आज आपको इस कार्रवाई के पीछे अमेरिका का असली मकसद विस्तार से समझाएंगे और ये भी समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर कैसे अमेरिका ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि वेनेजुएला और उसके कई सहयोगियों की कलई भी खोल दी है, क्योंकि इस कार्रवाई में निकोलस मादुरो को ना तो उनके विश्वास पात्र सुरक्षा कर्मी बचा सके, ना रशिया का डिफेंस सिस्टम बचा पाया, ना ही चीन की जुबान उन्हें बंधक बनाने से बचा पाई। अब अमेरिका वेनेजुएला में शांति और स्थिरता लाने की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका का इतिहास कुछ और कहता है। वो दुनिया में तख्ता पलट कराने का चैंपियन तो है, लेकिन इसके बाद वो किसी भी देश में शांति स्थिरता लाने में नाकाम रहा। यानी वो ऐसे देशों में सरकार को बदल तो सकता है लेकिन टिकाऊ शासन नहीं ला सकता। इतिहास गवाह है। हम एक से बढ़कर एक आपको दिखाएंगे, इराक से लेकर अफगानिस्तान, किस तरह की परिस्थितियों में फिर उस देश को वो छोड़ देता है, ये भी आज दुनिया देख रही है। आज आपको वेनेजुएला के बर्बाद होने की पूरी कहानी भी बताएंगे। आज से 50 साल पहले इस देश की अर्थव्यवस्था चीन से भी 16 गुना बड़ी थी, 16 टाइम्स चीन की अर्थव्यवस्था से। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है। फिर भी सत्ता में बैठे लोगों की गलत नीतियों और मुफ्त की रेवड़ियों की वजह से यह देश आज इस स्थिति में पहुंच गया कि कोई देश उनके घर में घुसता है, वहां के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए। आज जब वेनेजुएला स्थिति में है तो पूरी दुनिया क्या कर रही है, यह भी आपको जानना चाहिए। चीन, रशिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और भारत जैसे देश क्या कह रहे हैं, वो अमेरिका की दादागिरी पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र इस पर क्या कह रहा है और क्या कर रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये तो सोचना ही पड़ेगा कि आज तो वेनेजुएला का नंबर है, लेकिन अगली बारी किसकी होगी और मेरी एआई वर्जन आज आपके पास कौन सी है। आज मैं बांग्लादेश सरकार के उस फैसले के बारे में बताऊंगी जिसमें उसने बांग्लादेश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के टेलीकास्ट पर बैन लगा दिया। यह फैसला बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर की टीम से बाहर किए जाने के फैसले के विरोध में लिया गया। बीसीसीआई को भारत के लोगों की भावनाओं को देखते हुए ऐसा फैसला लेना पड़ा था। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत इस बड़ी खबर से कर रहे हैं जो हमारी नजर में बहुत बड़ी है। देखिए, शुरुआत हम बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी से करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि साल 2026 में वैश्विक तनाव अपने चरम पर पहुंच जाएगा और हालात ये हो जाएंगे कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। अब ये भविष्यवाणी पूरी दुनिया को डरा रही है और जब से अमेरिका ने ये वेनेजुएला के साथ किया है, तब से तो बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी और भी वायरल हो रही है। जिस तरह साल 2026 की शुरुआत हुई और अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद पूरी दुनिया प्रमुख रूप से अगर आप देखिए तो 2 धड़ों में बंट गई। एक तरफ तो वो देश हैं जो अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई, वेनेजुएला की स्थिति बड़ी खराब थी, अगर हस्तक्षेप अमेरिका नहीं करता तो परिस्थिति और वहां खराब होती, दुर्दशा हो रही थी।
और दूसरी तरफ है वो देश जो इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूरा पूरा उल्लंघन बता रहे हैं। और इस घटना ने पूरी दुनिया में एक टकराव की स्थिति को पैदा कर दिया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई देश अपनी सेना को दुश्मन देश में भेजकर उसके राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से गिरफ्तार करके ला सकता है? वेनेजुएला कोई छोटा देश नहीं है। क्षेत्रफल के मामले में वेनेजुएला दुनिया का 33वां नेशन है, 33वां सबसे बड़ा देश है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है वो 9,16,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, तुर्की, जापान, इराक, इटली जैसे देशों से ज्यादा है। वेनेजुएला के पास दुनिया की 50वीं सबसे बड़ी सेना है, 50th मोस्ट पावरफुल आर्मी। कच्चा तेल, दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार न सऊदी अरब में है, न रशिया में है, न अमेरिका में है, वेनेजुएला के पास है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में सोने की सबसे ज्यादा खदानें भी वेनेजुएला में है। कई बार आपने सोचा होगा कि शायद सबसे ज्यादा सोने का भंडार अफ्रीकी देशों में या कहीं और है, लेकिन आप सोचिए वेनेजुएला वो देश है। और वेनेजुएला साइमन बोलिवर की भूमि है, जो 19वीं सदी के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलिविया को स्पेनिश उपनिवेशवाद से आजादी दिलाई। मतलब सोच, क्रांति, राजनीति सब में एक गंभीरता, एक गहराई, तो दूसरी तरफ खादान में, नेचुरल रिसोर्सेज में आप सोचिए कहां पर। और उस वक्त भी इन देशों ने कई युद्ध देखे थे, बहुत कुछ झेल कर आगे बढ़े थे। बड़ी बात क्या है, वो ये है कि उस वक्त स्पेन खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मानता था। देखिए मामला कैसे पलटा है। उस वक्त स्पेन अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर मानता था, जिसने वक्त के साथ अपने वर्चस्व को खो दिया। आज अमेरिका भी खुद को सबसे बड़ी सुपर पावर मानता है, और वो भी वेनेजुएला के जरिए पूरी दुनिया में अपने वर्चस्व को फिर से स्थापित कर रहा है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वेनेजुएला के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों को भी धमकी देनी शुरू कर दी। ये कहा है उन्होंने कि उनकी सेना वेनेजुएला जैसी सैन्य कार्रवाई और देशों में भी कर सकती है। खुली धमकी। इनमें पहला देश कोलंबिया हो सकता है, जिसके राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को राष्ट्रपति ट्रंप ने बीमार आदमी बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप का आरोप है कि कोलंबिया अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी कर रहा है, और इस वजह से गुस्तावो पेट्रो ज्यादा समय तक कोलंबिया की सत्ता में नहीं रहेंगे। इसी तरह की धमकी उन्होंने मेक्सिको को दी है, और कहा है कि मेक्सिको भी अमेरिका में भेजी जा रही ड्रग्स के लिए दोषी है, और बहुत जल्दी मेक्सिको में भी ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दी है, और ये कहा है कि अगर ईरान में जो जेन जी युवाओं के विरोध प्रदर्शनों को हिंसक तरीके से दबाया जाता है, तो अमेरिका ईरान पर भी हमला कर सकता है। मतलब विरोध प्रदर्शन ईरान में ईरान की हुकूमत के खिलाफ, और ईरान पर हमला कौन करेगा? अमेरिका। चौथे नंबर पर आइए क्यूबा। क्यूबा को भी अमेरिका ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा वेनेजुएला के कच्चे तेल पर पूरी तरह निर्भर था, और अब जब उसे वेनेजुएला से कच्चा तेल मिलना बंद हो जाएगा, तब क्यूबा में हालात बिगड़ेंगे और क्यूबा की सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। और इसी कड़ी में राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी धमकी दे डाली है, और ये कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, क्योंकि वहां रशिया और चीन के जहाजों की मौजूदगी बढ़ रही है, और अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर भी है। राष्ट्रपति ट्रंप के इन बयानों से यह संकेत तो मिलता ही है कि वो अपने हितों के लिए दुनिया के कई देशों में दखल देने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है तो उससे दुनिया एक नए विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगी, और ये सब भी तब होगा जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद को शांति का मसीहा बताते हैं। इससे भी बड़ी बात, राष्ट्रपति ट्रंप जितने भी देशों को धमकी दे रहे हैं, वो देश उनकी बराबरी के नहीं है। वो अपने से कमजोर छोटे देशों पर दबाव बनाकर उन्हें झुकने को मजबूर करना चाह रहे हैं, उन्हें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे अमेरिका का और राष्ट्रपति ट्रंप का असली चरित्र पता चलता है। आज अगर राष्ट्रपति ट्रंप आतंकवाद का पालन पोषण करने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को गले लगाते हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को खतरा बताकर उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हैं, तो इससे उनकी नीति, उनकी मंशा स्पष्ट है। और इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका अपने हितों के लिए काम करता है,
और जब उसे यह डर है कि अमेरिका की सुपर पावर वाली अब छवि कमजोर हो रही है, डॉलर का इस्तेमाल कम हो रहा है, वैश्विक राजनीति में उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है, तब वो ईरान पर बमबारी करके, यूक्रेन को हथियार देकर, दुनिया भर के देशों पर टैरिफ थोपकर, वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की मुहिम को कामयाब बनाना चाहते हैं, या फिर यूं कहिए कि अमेरिका के लोगों की असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। आप अमेरिकी राष्ट्रपति को सुन ही रहे थे, उनका लहजा, उनका तरीका। यूएन चार्टर क्या कहता है? आज ऐसा कई बार लगता है कि खुद यूएन को यूएन का चार्टर बताने की जरूरत है। यूएन चार्टर कहता है कि हर देश को अपने अंदरूनी मामलों पर पूरा अधिकार है और कोई दूसरा देश उसकी सरकार या राष्ट्रपति पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसी में यह भी लिखा है कि किसी देश में घुसकर सैन्य कार्रवाई करना, राष्ट्रपति को पकड़ना, सरकार को हटाने की कोशिश करना सीधा सीधा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन सोचिए, अमेरिका पर यह कानून कहां लागू हुए? और क्या जब बात अमेरिका जैसे देश की होती है तब यूएन अपना ही चार्टर भूल जाता है? अमेरिका की सरकार और उससे जुड़ी संस्थाएं हर साल ऐसी 112 रिपोर्ट्स जारी करती हैं जिनमें दूसरे देशों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिए लेक्चर दिया जाता है। लेकिन हकीकत में अमेरिका खुद किसी नियम का पालन नहीं करता। अमेरिका सोचता है कि वो सुपर पावर है, वो सभी कानूनों से ऊपर है। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की तब इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण बताए। इनमें पहला कारण है ड्रग्स की तस्करी। अमेरिका का आरोप है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार वेनेजुएला को ड्रग्स के ट्रांजिट हब की तरह इस्तेमाल होने दे रही थी और खुद भी इस नेटवर्क से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूर हुआ। तो ऐसे में अगर कोई राष्ट्रपति अपने देश हित में ड्रग्स रोकना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना चाहिए। उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि वहां से ड्रग्स वेनेजुएला से अमेरिका में ना आए। लेकिन ये जब वो खुद नहीं कर पाए तो लोगों का ध्यान कैसे मिटाया जाए या उनकी आंखों में धूल कैसे झोंकी जाए, तो एक विलेन बनाएंगे। वो विलेन बने मादुरो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी। दूसरा कारण, आतंकवाद और हथियारों की तस्करी। अब अमेरिका का आरोप है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो है वो अवैध हथियार नेटवर्क्स और जितने भी ये हिंसक संगठन है उनको संरक्षण दे रहे हैं और सीआईए ने उनकी मिलीभगत के सबूत जुटाए हैं। और तीसरा कारण है क्षेत्रीय अस्थिरता, जिसमें यह कहा गया है कि वेनेजुएला शरणार्थी संकट के जरिए पूरे लैटिन अमेरिका को अस्थिर कर रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका को वहां दखल देना पड़ा और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया। अब ये तो वो कारण है जो अमेरिका ने खुद बताए। कैरिबियन पर कंट्रोल की जंग है ये। अब आप समझिए, फ्लोरिडा से कैरिबियन सागर उसकी दूरी है 150 किलोमीटर। इसे आप ये समझ जाएंगे कि रणनीतिक रूप से वेनेजुएला अमेरिका के लिए काफी मायने रखता है। इसके अलावा कैरिबियन सागर न सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, जो दोनों हिस्से हैं अमेरिका के, वो वाला आप देखिए वहां पर, वो जोड़ता है ये कैरिबियन सागर, नीला वाला हिस्सा। जूम इन करके एक बार दिखा दीजिए। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। यहां पर पैनामा नहर है जिस पर पहले से ही ट्रंप की नजर थी, और ये आप देख रहे हैं कैरिबियन सागर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ता है, बल्कि ये जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन है उसको भी पनामा कनाल के जरिए ये कनेक्ट करता है। अब ऐसे में ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट सी कॉरिडोर है, मतलब सबसे ज्यादा सामान का आना जाना ये सब कुछ इसी कॉरिडोर से होता है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। जाना हो आना हो दोनों ही वेज, जहां से हर साल लगभग 14,000 समुद्री जहाज गुजरते हैं और 33 करोड़ टन सामान गुजरता है। जूम इन करके एक बार दिखा दीजिए, टेक्स्ट नहीं दिख रहा है इस पे। सालाना लगभग 14,000 से ज्यादा समुद्री जहाज जाते हैं और 330 मिलियन टन सामान यहां से गुजरता है। अब कहा जाता है कि जो भी देश कैरिबियन सागर को नियंत्रित करता है उसका पूरा कंट्रोल इस व्यापार पर रहता है, और क्योंकि वेनेजुएला इस ट्रेड हॉटस्पॉट के बिल्कुल सेंटर में है, देखिए, तो इसीलिए आप समझ रहे हैं कि वेनेजुएला चूंकि यहां पर बिल्कुल सेंटर में है, इसीलिए
2800 किलोमीटर लंबी इसकी कोस्टलाइन है, यहां से लेकर यहां तक। और इसी वजह से साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा 2800 किलोमीटर की उसकी सीमा कैरेबियन सागर से लगती है। और जूम आउट कीजिए तब लोग समझ पाएंगे। हाँ, और अमेरिका की मंशा यह है कि वो वेनेजुएला को जो कहे, वेनेजुएला बस उसकी कठपुतली बने, वही काम करे। इस बात को आप इस नक्शे से भी समझिए। असल में साउथ अमेरिका के देश अमेरिका से नीचे है, जिसकी वजह से अमेरिका इन देशों को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड मानता है। अमेरिका में मतलब जिसको आप कहिए कि रणनीतिक रूप से उनका आंगन, जहां पर जो कुछ भी होता है वो उनके लिए बहुत अफेक्ट करता है। अमेरिका में इसके लिए मुनरो सिद्धांत या मुनरो डॉक्ट्रिन का पालन होता है, जिसे अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने 1823 को पेश किया था। उस वक्त साउथ अमेरिका के कई देश स्पेन और पुर्तगाल से आजाद हो रहे थे। जूम इन कीजिए एक बार साउथ अमेरिका पे। तमाम देश जो आप देख रहे हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, ये बड़ा देश अर्जेंटीना और सबसे बड़ा ब्राजील जो पूरा साउथ अमेरिका में है। और इधर आप देख रहे हैं फ्रेंच गयाना और वेनेजुएला वहां पर ऊपर में, इधर पैराग्वे और उरुग्वे, ये तमाम देश है। कई देश जो यहाँ के हैं वो स्पेन से, पुर्तगाल से, पोर्चुगल और स्पेन का उन पर कब्जा था, उनसे आजाद हो रहे थे। और तब जेम्स मुनरो ने कहा था कि अगर अमेरिका को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो उसे साउथ अमेरिका के देशों को अपना रणनीतिक बैकयार्ड बनाना होगा, जहां सिर्फ उसकी चले, ये देश अमेरिका के प्रभाव में रहे, अमेरिका का इन पर वर्चस्व रहे और कोई अन्य जो पावरफुल देश है विश्व के, चाहे वो रशिया हो, ऐसे तमाम देश है, वो इन देशों का इस्तेमाल ना कर सके। ये देश अमेरिका के प्रभाव में रहे। अब क्योंकि वेनेजुएला साउथ अमेरिका में होते हुए चाइना, रशिया, ईरान जैसे देशों से दोस्ती कर रहा था और अमेरिका के इन दुश्मन देशों की कैरेबियन सागर तक पहुंच बन रही थी, इसीलिए अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की और वो राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करके अपने देश में ले आया। रशिया, चाइना से दोस्ती भारी पड़ी वेनेजुएला को और मादुरो। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर आप देखिए तो अमेरिका को पूरा अधिकार है कि वो अपनी रक्षा करने के लिए अपने पड़ोसी देशों में दुश्मन देशों की गतिविधियों को रोक सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब रशिया यही करता है, वो यूक्रेन को नेटो में जाने से रोकने के लिए युद्ध लड़ता है, तो यही अमेरिका यूक्रेन को हथियार क्यों देता है? आखिर ये दोहरे मापदंड फिर क्यों है? हर कोई अपने आसपास के देशों को अपनी सुरक्षा के नजरिए से देखकर संतुलित करना चाहता है। दूर तो छोड़िए, इंडिया जब पाकिस्तान को लेकर, उसके आतंक के भंडार को लेकर अपने कदम उठाता है, तब दूसरी बात कही जाती है। अब देखिए आप, अमेरिका की दूसरी चिंता भी देख लीजिए। वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे बड़ा जो कच्चा तेल का भंडार है। जी हां, ना रशिया, ना सऊदी अरब, ना ईरान, इराक, कोई देश नहीं। खुद अमेरिका देखिए कहां पर है। सबसे ज्यादा ऑयल वेनेजुएला में है। जूम इन कीजिए, सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला है, जो 48 लाख करोड़ लीटर जिसके पास है। इसके बाद किस देश के पास कितना कच्चा तेल है वो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है 42.44, फिर 33 पर ईरान है, इराक 17-18 के आसपास है, फिर 16 कुवैत, फिर रशिया 12, फिर लिबिया 8 और उसके बाद से ऐसे नीचे होता हुआ ये पूरा नंबर प्लेट चला जाता है। तो ये है पूरी स्थिति। अब अमेरिका की समस्या ये थी कि वेनेजुएला के इस कच्चे तेल में उसे ज्यादा हिस्सा नहीं मिल रहा था। यानी किसी जमाने में वेनेजुएला के तेल का लगभग 70% हिस्सा अमेरिका को मिल जाता था, लेकिन अब यह कहानी पलट चुकी थी। 2023 में वेनेजुएला ने सबसे ज्यादा 68% कच्चा तेल किसको दिया? चीन को दिया। सिर्फ 23% कच्चा तेल अमेरिका को दिया। तो 70 का पलट कर आप सोचिए, जब ज्यादा हिस्सा चाइना को जाने लगे और खुद अमेरिका को 23% मिले और 4% कच्चा तेल स्पेन और क्यूबा को दिया, तो यही बात अमेरिका को परेशान कर रही थी। कहां तो अमेरिका यह सोचता था कि वो वेनेजुएला का तेल बेचकर पैसा कमाएगा और कहां वेनेजुएला ने उसे ही किनारे करके चाइना को 68% ऑयल देना शुरू कर दिया। अब आप समझ गए। और यही वजह है, देखिए कच्चे तेल का ही खेल है जिसे कहते हैं पूरी दुनिया में, और इस खेल में अमेरिका किस तरह से माहिर रहा है वो आप समझ सकते हैं। मतलब देशों के नाम गिनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इराक से लेकर आज वेनेजुएला तक की हालत देखिए। और जब रशिया से भारत कच्चा तेल खरीदता है तो अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले यहां पर 23%, जब वो 70% से 23% वेनेजुएलन ऑयल पर पहुंच गए नीचे आकर, तो एक पूरे देश के साथ क्या कर डाला। अब अमेरिका इसी कच्चे तेल को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, और ये तब तक मुमकिन नहीं था जब तक कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सत्ता से
हट जाएं और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया। अब न्यूयॉर्क की एक अदालत में उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा। इस अदालत को फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, जो लोअर मैनहट्टन में है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर नार्को टेररिज्म और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क चलाने का आरोप तय होगा, जबकि उनकी पत्नी पर ड्रग्स तस्करी की साजिश में शामिल होना का जो आरोप है वो तय होगा। और अगर ये आरोप साबित हो गए तो दोनों को 30 साल जेल की सजा हो सकती है, जबकि अभी निकोलस मादुरो 63 साल के हैं, उनकी पत्नी 69 साल की है, यानी सजा होने पर 93 साल की उम्र तक जेल में रहेंगे और उनकी पत्नी 99 साल की उम्र तक जेल में रहेंगी और उनका वापस वेनेजुएला लौटना नामुमकिन होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि अभी वेनेजुएला की कमान अमेरिका के ही हाथों में रहेगी, यानी अमेरिका ही वेनेजुएला का नया प्रभारी रहेगा और बाद में भी वो वहां ऐसी सरकार को स्थापित करना चाहेगा जो उसके रिमोट से कंट्रोल हो सके। इसमें पिछले साल शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली वेनेजुएला की विपक्षी नेता मरिया कोरिना मचाडो का नाम भी हो सकता है, जिन्होंने अपना पुरस्कार राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित किया था। जब राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि उन्हें नोबेल मिले, लेकिन उनकी जगह मचाडो को मिला, तो मचाडो ने वो नोबेल समर्पित किया था ट्रंप को। और वो राष्ट्रपति ट्रंप की तरह वेनेजुएला की तेल खदानें निजी कंपनियों के लिए खोलने की बात कहती है। हिंदी की एक लोकप्रिय कहावत है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ यही हुआ है। हम आपको उन 5 किरदारों के बारे में अब बताना चाहते हैं जिनसे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को यह धोखा मिला है। पकड़े कैसे गए, क्या हुआ? किसी के हथियारों ने धोखा दे दिया, किसी की जुबान ने धोखा दे दिया, तो किसी ने भरोसा जीतकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ ऐसा विश्वासघात किया जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और इसकी चर्चा लंबे वक्त तक होगी। अब एक एक करके सुनिए। पहला किरदार है चीन। 2 और 3 जनवरी की दरमियानी जो रात थी जब अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की, तब उसे कुछ देर पहले चाइना के अधिकारियों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेस से मुलाकात की। लेकिन चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इस मुलाकात के बाद देर रात अमेरिका इतना बड़ा हमला करने वाला है। इस मामले में एक और थ्योरी ये चल रही है कि क्या पर्दे के पीछे अमेरिका और चाइना के बीच कुछ ऐसी डील हुई जिसके बाद अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया और आरोप है कि खुद चाइना ने ही अमेरिका को उनका ठिकाना बताया। हालांकि ऐसे वक्त पर कई जानकारियां ऐसी होती हैं जो जानबूझकर प्रोपेगेंडा के तहत फैलाई जाती हैं और आप समझ ही रहे हैं, रशिया और चाइना की जो करीबी वेनेजुएला के साथ थी वो अमेरिका को खटकती थी और ऐसे में चाइना को ही इसके लिए कसूरवार ठहरा देना अमेरिकी प्रोपेगेंडा को सूट करेगा। दूसरा किरदार है उस सुरक्षाकर्मी का जिस पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बहुत विश्वास करते, बहुत विश्वास, अटूट विश्वास। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पहले यह आशंका थी कि अमेरिका उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सैन्य ऑपरेशन चला सकता है और राष्ट्रपति ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर 451 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा था और इस वजह से निकोलस मादुरो कभी भी एक जगह पर रहते ही नहीं थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा में कई बड़े बदलाव किए थे। सीएनएन के मुताबिक निकोलस मादुरो किसी भी जगह पर 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकते थे, रुकते ही नहीं थे और पिछले 6 महीनों में कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने 4 घंटे या 5 घंटे बाद ही अपना ठिकाना बदल लिया जब भी खतरा लगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका ने बड़े स्तर पर निकोलस मादुरो के खिलाफ जासूसी अभियान चलाया था। डेली मेल की एक रिपोर्ट में यह भी दावा है कि निकोलस मादुरो ने जो कुत्ते और बिल्ली अपने घर में पाले हुए थे उनकी मदद से अमेरिकी जासूस ये पता लगाते थे कि कब निकोलस मादुरो अपने ठिकाने बदल रहे हैं। वो राजधानी काराकास में जहां भी जाते थे वहां उनका पीछा होता था और इस दौरान ड्रोन से भी उन पर नजर रखी जाती थी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि निकोलस मादुरो को एक ऐसे सुरक्षाकर्मी ने धोखा दे दिया जिस पर वो मतलब अंधे होकर भरोसा करते। दावा है कि जब निकोलस मादुरो ने जासूसी के डर से अपनी सुरक्षा घेरे को छोटा किया तब उन्होंने इसी सुरक्षाकर्मी से चर्चा की थी, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि यही सुरक्षाकर्मी उनके बारे में सारी जानकारी CIA के एजेंट्स को दे रहा है। इससे एक बार फिर यह साबित होता है कि जो आपके सबसे करीब होता है वही आपको धोखा देता है। अजनबी तो सिर्फ बाहर से चोट पहुंचाता है, लेकिन जो अपना है वो
आपके सारे राज जानता है और वही आपके साथ छल करता है। निकोलस मादुरो के साथ भी यही हो रहा है। तीसरा किरदार है रशिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने रशिया के हथियारों पर काफी भरोसा किया हुआ था। उन्हें लगता था कि रशिया और चाइना जैसे देश तो मेरा साथ देंगे, उनके हथियार मेरे काम आएंगे। उन्हें लगता था कि अगर अमेरिका की सेना वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करेगी तो रशिया का ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-300 उन्हें बचा लेगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति मादुरो जिस रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पर घमंड कर रहे थे वही असली टकराव में काम नहीं आए। वेनेजुएला के पास रशिया के 4 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे। इनमें S-300, ब्यूक M2E था, इग्ला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें थी और S-125 पेचोरा 2M डिफेंस सिस्टम था। खासकर S-300 को लेकर यह माना जाता है कि वो 200 किलोमीटर तक की जो रेंज है उसमें दुश्मन के लड़ाकू विमान और मिसाइल दोनों को मार गिरा सकता है। राष्ट्रपति मादुरो ने अक्टूबर 2025 में यहां तक कहा था कि उनके पास 5000 से ज्यादा इग्ला S मिसाइलें हैं जिनकी ताकत से हर कोई वाकिफ है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नहीं थी। अमेरिकी हमले के दौरान काराकास के एयरबेस पर तैनात रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने नष्ट कर दिया, जबकि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरियां ही हमले के वक्त सक्रिय नहीं हो पाई। यानी जिन हथियारों को हमले रोकने के लिए इस्तेमाल होना था वो या तो तुरंत नष्ट हो गए या काम ही नहीं कर पाए, या फिर ये एक बहुत बड़ी साजिश के शिकार हो गए। हालांकि इस नाकामी की एक वजह वेनेजुएला की भूगोलिक स्थिति भी, जो परिस्थितियां हैं वो भी कही जाती हैं, क्योंकि देखिए रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम आमतौर पर समतल इलाकों के लिए है, प्लेन्स के लिए जिनको कहा जाता है, जबकि वेनेजुएला का जो इलाका है वो पहाड़ी है, तटीय भूभाग नीचे उड़ने वाले विमानों को रडार से छिपने में मदद करता है। यानी दुश्मन विमान पहाड़ों और घाटियों की आड़ लेकर सिस्टम को चकमा दे सकते हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। साल 2025 जब इजराइल ने ईरान में रशिया के 4 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम्स नष्ट कर दिए थे और इससे ये पता चलता है कि राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिकी हमले के दौरान रशिया के हथियारों से कोई मदद नहीं मिली। चौथा किरदार ईरान। ईरान ने भी वेनेजुएला को ऐसे ड्रोन्स दिए थे जो दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन इन ड्रोन से भी कोई मदद नहीं मिली। अमेरिका के 150 लड़ाकू विमानों ने अमेरिका में घुसकर उनकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। माफ कीजिएगा, वेनेजुएला में घुसकर, एक बार फिर से करेक्शन करके आपको बता देते हैं, तो कुल मिलाकर जो अमेरिकी विमान है वो वेनेजुएला में घुसकर उनकी सैन्य ठिकानों पर हमला करते हैं और राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दुनिया भर के जो लोग हैं वो इस तरह की घटनाओं को कैसे देखते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जिस वक्त अमेरिका ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पहली तस्वीर साझा की, तब लोगों का ध्यान उनके हाथों में बंधी हथकड़ी से ज्यादा उनके कपड़ों पर गया। आप जनता को देखिए, मतलब इन तस्वीरों में राष्ट्रपति मादुरो ने ग्रे रंग का एक ट्रैक सूट पहना हुआ था जो नाइकी कंपनी का बताया जाता है। ये देखिए, ये आपको हमने इसीलिए उसका एक क्लोजअप भी हमने डाल दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद ये ट्रैक सूट ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर आउट ऑफ स्टॉक हो गया और यूरोप और साउथ अमेरिका के देशों में इस ट्रैक सूट को खरीदने वाले लोगों की बाढ़ आ गई। इससे यह भी पता चला कि आज के लोग जटिल कूटनीति से नहीं जुड़ते बल्कि वो कपड़ों से जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो इतने बड़े नेता को एक सामान्य ट्रैक सूट में देखते हैं तो इन्हें हैरानी भी होती है और यही ट्रैक सूट एक फैशन भी बन जाता है। और कुछ लोग सॉलिडारिटी में भी, कि साथ दिखाने के लिए भी फिर वो सूट खरीद कर पहनने लगते हैं। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि निकोलस मादुरो ने अपने पूरे जीवन पश्चिमी पूंजीवाद का विरोध किया, लेकिन जिस ट्रैक सूट वाली तस्वीर में वो वायरल हुए वो ट्रैक सूट अमेरिका के ही एक स्पोर्ट्स ब्रांड का था और ये वही अमेरिका है जिसे मादुरो पूंजीवाद का पोस्टर बॉय कहते थे। अब मैं आपको जरा बड़ी स्क्रीन पर फिर से लिए चलती हूं और दिखाती हूं इस घटना के बाद वेनेजुएला के साथ कौन है और अमेरिका के साथ कौन खड़ा है, क्योंकि ऐसे वक्त पर ही आप समझ पाते हैं कि कौन सा देश किस देश का साथ दे रहा है, वो कहां पर है। तो अमेरिका का विरोध करने वाले जो देश है, मिलिट्री रैंकिंग भी हम आपको उनकी दिखा रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि अमेरिका के साथ कौन कौन से देश हैं।
क्योंकि अमेरिका के साथ जो देश हैं जब आप देखेंगे तो उनमें इजराइल है, मिलिट्री रैंकिंग में वो विश्व पे 15 नंबर पर है। अमेरिका का समर्थन करने वाला है दूसरा देश, इसमें कनाडा भी दिख रहा है, वो 28वें नंबर पर है। फ्रांस जो 7वें नंबर पर है, ब्रिटेन जो 6ठे नंबर पर है, जूम इन कर लीजिए थोड़ा, हाँ। और ये एल साल्वाडोर जो कि 128वें पोजीशन पर है। ब्रिटेन इंपॉर्टेंट कंट्री 6ठे नंबर पर है। इक्वाडोर 65 नंबर पर, अल्बेनिया 78वें नंबर पर। ये सारे देश जो है ये अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं। अर्जेंटीना भी, साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना भी अमेरिका का समर्थन कर रहा है। और यहीं पे पेरू भी है, वो भी समर्थन कर रहा है। ये 33वें नंबर पर है, ये 49वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर 2025 हमारा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, और ये अमेरिका का विरोध करने वाले देश, जिसमें 2 और 3 नंबर के देश, यानी अगर अमेरिका 1 नंबर पर है तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले 2 और 3 नंबर के ये 2 ताकतवर देश, एक रशिया, एक चाइना। रशिया दूसरे नंबर पर है और चाइना तीसरे नंबर पर है। वहीं ईरान 16वें नंबर पर अगर आप देखिए तो विरोध कर रहा है। इसी के साथ क्यूबा जो कि विरोध कर रहा है 67वें नंबर पर है। ब्राजील 11वें नंबर पर, मेक्सिको 32वें, बेलारूस उरुग्वे 100वें नंबर पर है, कोलंबिया 46वें नंबर पर और 10वें नंबर पर बेलारूस है। तो कुल मिलाकर जब आप देखिए तो कई ऐसे संपन्न देश हैं, और जो दूसरे और तीसरे नंबर पर देश है सैन्य पावर के नजरिए से, जिसमें चाइना है, रशिया है, वो सब आज अमेरिका के विरोध में है। आज अमेरिका को दोष देने के साथ ये देखना भी जरूरी है कि कहीं वेनेजुएला की गलतियां ही उसके हालात की वजह तो नहीं है। ये बात जो हम बताने वाले हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि साल 1972 में यही वेनेजुएला की पहचान एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में थी। वो ना सिर्फ लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश बन गया था, बल्कि उसकी गिनती दुनिया के उन देशों में होने लगी थी जहां सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम। और इस मामले में वो स्पेन, ग्रीस सबसे बहुत आगे था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वेनेजुएला चीन से 12 गुना, जापान से 4 गुना, चिली से 2 गुना अमीर था। लेकिन इसके बाद वेनेजुएला की सरकार से वो गलतियां की जिन्होंने उसे बर्बाद करके रख दिया। आज स्थिति यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में वेनेजुएला को एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है। ये बताया जाता है कि किसी भी देश को वैसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जैसी वेनेजुएला की सरकार ने की। खासकर आज जब भारत में चुनाव के आते ही मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती है, तो सबको ये ध्यान से देखना चाहिए। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की जाती है, तब हमारे देश को भी वेनेजुएला के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कैसे मुफ्त की रेवड़ियों ने वेनेजुएला को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, खंडहर बना दिया। ये पूरी कहानी साल 1998 से शुरू होती है, 27 साल पहले, जब ह्यूगो शावेज पहली बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने थे। ये वो दौर था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, और क्योंकि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कच्चे तेल से होने वाली कमाई पर निर्भर थी, इसलिए सरकार की आमदनी में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। उस वक्त ह्यूगो शावेज ने यही सोचा कि अगर वो कच्चे तेल से होने वाली इस कमाई का फायदा वेनेजुएला की आम जनता तक पहुंचाएंगे, सीधा पैसा देंगे, तो यही आम जनता उन्हें अपना भगवान मान लेगी। और हुआ यही, चुनाव में उन्हें कभी कोई हरा नहीं पाएगा।
ये वो सोचते रहे। यही सब सोचते हुए ह्यूगो चावेज ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी शुरू की। उन्होंने खाने पीने से जुड़े सामान पर भारी सब्सिडी देने का ऐलान किया, जिससे ज्यादातर चीजें उनकी उत्पादन लागत से भी सस्ती हो गई। हालत यह हो गया कि जिस चीज को बनाने पर 100 रुपए खर्च हो रहे थे, वो बाजार में लोगों को 80-90 में मिलने लगी। खाने पीने की चीजों के अलावा स्कूलों में शिक्षा, अस्पताल में इलाज के खर्च, दवाइयां, यहां तक कि नया घर खरीदने पर भी सरकार आम लोगों को सब्सिडी देने लगी। मुफ्त की इस बहार ने ह्यूगो चावेज को थोड़े ही वक्त में बहुत लोकप्रिय बना दिया और वेनेजुएला में बच्चा बच्चा उनकी मिसाल देने लगा। ये कहा जाने लगा कि ह्यूगो चावेज आम लोगों के मसीहा हैं, जिन्होंने कच्चे तेल की आमदनी से अपनी सरकार की जेब नहीं भरी, लोगों की भलाई की। लेकिन देखिए क्या, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब ह्यूगो चावेज ने गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया। इसके लिए उन्होंने सरकारी मंत्रालयों, सरकारी कंपनियों, तेल कंपनियों, स्थानीय निकायों में बिना जरूरत, बिना योग्यता, बिना प्रोडक्टिविटी देखे लोगों की भर्ती करानी शुरू कर दी। उस वक्त वेनेजुएला में इन फैसलों की खूब तारीफ हो रही थी। तो कहा जा रहा था कि जब दुनिया भर की सरकारें अपनी नागरिकों से टैक्स बढ़ा रही हैं, टैक्स जमा कर रही हैं, तब वेनेजुएला में देखिए सब कुछ मुफ्त होता जा रहा है। और इस वक्त की इन मुफ्त की रेवड़ियों ने ही ह्यूगो चावेज को वेनेजुएला के लोगों का नायक बना दिया, सबसे बड़ा हीरो। जबकि ह्यूगो ये सब कुछ सत्ता और चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए कर रहे थे और बाद में ऐसा हुआ था। साल 2000, साल 2006, साल 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में ह्यूगो चावेज को एक तरफा जीत मिली और किसी भी नेता ने उनके लिए उनके सामने टिकना मुमकिन ही नहीं था। बड़ी बात यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, तब तक सरकार ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटना आसान था। लेकिन 2008 की मंदी के बाद जब तेल की कीमतें गिरने लगी, हालात बद से बदतर हो गए, तब वेनेजुएला के सामने संकट पैदा होता चला गया। वेनेजुएला की सरकार को यह समझ आया कि उसे जो पैसा नए उद्योग, नई फैक्ट्रियों, नए कारखानों, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम पे करना था, ताकि सिर्फ निर्भरता कच्चे तेल पर ना रहे, इस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर भी ध्यान नहीं दिया और ये सारा पैसा उसमें खर्च होना चाहिए था। उन्होंने दरअसल वो पैसा चुनाव के कारण मुफ्त की रेवड़ियों पर खर्च किया। इससे ह्यूगो चावेज को वोट तो बहुत मिल गए, लेकिन वेनेजुएला में औद्योगिक विकास पूरी तरह रुक गया। सब्सिडी के कारण बहुत सारी कंपनियों ने उत्पादन करना बंद कर दिया। दवा कंपनियों ने भी यही सोचा कि जब उन्हें नुकसान हो रहा है तो वेनेजुएला में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का कोई फायदा है ही नहीं। इससे वेनेजुएला की सरकार खाने पीने की चीजों से लेकर दवाइयों तक दूसरे देशों से आयात करने लगी और जब तक कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, तब तक सरकार के लिए आयात करना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन जब तेल की कीमतें कम होने लगी, सरकार की आमदनी घटने लगी, आयात पर होने वाला खर्च सरकार के लिए मुसीबत बन गया। स्थिति यह हो गई कि वेनेजुएला की सरकार ने चीन जैसे देशों से कर्ज लेना शुरू किया, उधारी, और इस कर्ज के बदले में चीन को वेनेजुएला से सस्ती दरों पर कच्चा तेल मिलने लगा। यहां तक हालात फिर भी बेहतर थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां और बिगड़ी और ह्यूगो चावेज ने कच्चे तेल की से जो जुड़ी संपत्तियां हैं उनको सरकार के अधिकार क्षेत्र में ले लिया। यह वही फैसला था जिसने अमेरिका को सबसे ज्यादा नाराज किया। पहले वेनेजुएला में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों में 40% तक हिस्सेदारी थी अमेरिकी कंपनियों की होती थी। लेकिन 2006 के आसपास ह्यूगो ने राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई, अमेरिकी कंपनियों को अपने देश से बाहर कर दिया। इससे कच्चे तेल के उत्पादन और निर्यात पर वेनेजुएला का सरकारी नियंत्रण तो हो गया, लेकिन सरकार ने कच्चे तेल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर कोई पैसा खर्च नहीं किया और सरकार तो सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगी थी। साल 2013 में जब ह्यूगो चावेज की मृत्यु हुई, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने, तब उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि अगर कच्चे तेल से होने वाली आमदनी बंद हो गई तो देश का क्या होगा। आखिरकार साल 2015 और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे जाने लगी। वेनेजुएला के लिए सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह और लोगों को सब्सिडी देना मुश्किल हो गया। उस वक्त लोगों के विद्रोह के डर से निकोलस मादुरो ने अपने केंद्रीय बैंक को नए नोट छापने के लिए कह दिया। निकोलस मादुरो ने यही सोचा कि वो नए नोट छापकर सबको तनख्वाह देंगे, सब्सिडी का खर्च निकल जाएगा। उनकी एक बहुत बड़ी ये भूल थी। नए नोट छापने से लोगों के पास पैसा तो आया, लेकिन इसी दौरान बाजार में मौजूद चीजों का उत्पादन नहीं बढ़ा। ऐसी स्थिति में महंगाई सातवें आसमान। अगर चीजों का उत्पादन ना बढ़े और लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो ऐसे हालात में महंगाई का विस्फोट हो जाता है। और इसे आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक गांव में 10 लोग रहते हैं,
उन 10 लोगों के पास 10 रोटी खरीदने के लिए कुल 20 रुपए हैं, तो इस हिसाब से एक रोटी के लिए उन्हें 2-2 रुपए देने होंगे। ऐसी स्थिति में रोटी की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर इसी दौरान इन लोगों के पास 2000 रुपए आ जाए और रोटी उनके लिए 10 ही रहे, तो ऐसे हालात में रोटी महंगी हो जाएगी और इसी रोटी को खरीदने के लिए लोगों को 200-200 रुपए देने पड़ेंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन तो उतना ही रहता है, लेकिन पैसा तो ऐसा वो ज्यादा बाद में हो जाता है। सूरत में हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा रहता है और महंगाई खतरनाक रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए साल 2017 में वेनेजुएला में महंगाई दर 438%, 438%, मतलब कल्पना से पार। लेकिन 2018 में 63,374% हो गई। आप कल्पना कीजिए, हम बस नंबर्स रख रहे हैं आपके सामने, आप कल्पना कीजिए। अभी भारत में ये इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में है, जब 10-11 के आसपास पहुंचता है तो हम लोग त्राहिमाम करते हैं। अब किसी देश में यही महंगाई दर 63,374% हो जाए, वेनेजुएला आर्थिक रूप से बर्बाद होने लगा था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब वेनेजुएला में अगर लोगों को टीवी खरीदना होता था तो उन्हें बोरों में भरकर पैसे ले जाने होते। और आज भी ये स्थिति ज्यादा नहीं बदली है। जिन मुफ्त की रेवड़ियों ने वेनेजुएला को बर्बाद किया, आज उसी वेनेजुएला में लाखों लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इस भुखमरी के कारण साल 2018 में वेनेजुएला के लोगों का औसत वजन 11 किलोग्राम कम हो गया। 80 लाख लोग हमेशा के लिए वेनेजुएला को छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि आज अमेरिका ने जो कुछ किया है उसके पीछे वेनेजुएला की अपनी गलतियां भी हैं। और अगर वेनेजुएला की सरकारें कच्चे तेल से होने वाली कमाई से नए उद्योग और फैक्ट्रियां लगाती, मुफ्त की रेवड़ियां नहीं, सब्सिडी नहीं बढ़ाती, चुनाव जीतने के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं करती, तो ऐसी राजनीति नहीं की जाती, तो आज शायद वेनेजुएला एक बहुत ही समृद्ध अमीर देश होता और अमेरिका उस पर कभी हमला नहीं करता। आज वेनेजुएला की स्थिति है कि वहां 50 से 60% दवाइयों की कमी है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या दूसरी बीमारियों से पीड़ित है, वो चाहकर भी वेनेजुएला में दवाई खरीदकर जिंदा नहीं रह सकते। और हमें लगता है कि आज वेनेजुएला से ये सीखने की जरूरत है कि एक देश को और उसकी सरकार को कैसा नहीं होना चाहिए। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का जन्म 23 नवंबर 1962 को एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता मजदूर होने के साथ एक ट्रेड यूनियन के लीडर भी थे। मादुरो जब बड़े हुए तब उन्होंने भी बस ड्राइवर की नौकरी की थी। लेकिन साल 1992 में अमेरिका में ह्यूगो चावेज के खिलाफ सैन्य तख्ता पलट की कोशिश हुई। उस समय निकोलस मादुरो ने ह्यूगो चावेज के लिए होने वाले प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। यहीं से वो राजनीति में आए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जब ह्यूगो चावेज बने तब मादुरो नेशनल असेंबली के अध्यक्ष बने और बाद में उन्हें विदेश मंत्री भी बनाया गया। विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने वेनेजुएला के तेल संसाधनों के सहारे अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते मजबूत किए। और इसी दौरान ह्यूगो चावेज ने निकोलस मादुरो को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। साल 2013 में निकोलस मादुरो पहली बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के तेल आयात को लेकर भी एक नई धमकी दी है। आज ये भी बताना जरूरी है, ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रशिया से कच्चे तेल का आयात कम किया और ऐसा ट्रंप को खुश करने के लिए किया गया। वो व्यापार करते हैं, भारत पर और टैरिफ बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में आज के लिए इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और नकारात्मक लोगों से जरा दूर रहिए। उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या है। नमस्कार।